ओशन गेट्स टाइटन। इस छोटे गोताखोरी जहाज को विशेष रूप से समुद्र की गहराई का पता लगाने और सतह से लगभग 3,800 मीटर नीचे आराम कर रहे टाइटैनिक के मलबे को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यह सबमर्सिबल और इसकी जटिल प्रणालियां वास्तव में कैसे काम करती थीं? आइए टाइटन सबमर्सिबल के संक्षिप्त अवलोकन से शुरुआत करें। इसका उद्देश्य पानी के भीतर 4,000 मीटर तक की अविश्वसनीय गहराई तक पहुंचना था। यह एक ऐसा वातावरण है जहां अत्यधिक दबाव, अंधेरा और संचार कठिनाइयां महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। लगभग 10 टन वजनी इस सबमर्सिबल में मुख्य रूप से कई मुख्य घटक शामिल थे। इनमें से सबसे प्रमुख कार्बन फाइबर पतवार था, जो दुखद रूप से जहाज का अंतिम विफलता बिंदु था, जिससे जहाज पर सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 5 इंच मोटी पतवार बार बार उच्च दबाव के संपर्क में आने के कारण अंततः टाइटैनिक के 7वें गोता के दौरान फट गई। ऐसी भयावह विफलताओं को रोकने के लिए शुरुआत में सबमर्सिबल की वर्चुअल मॉडलिंग को नियोजित किया गया था। हालांकि कार्बन फाइबर की जटिल संरचना, जिसमें आपस में बुने हुए और ठीक किए गए पतले फाइबर शामिल हैं, ने सटीक मॉडलिंग को एक कठिन कार्य बना दिया है। टाइटन की सीमाओं का सही आकलन करने के लिए विनाशकारी परीक्षण आवश्यक था, लेकिन दुर्भाग्य से ये मॉडल अकेले ही कम पड़ गए। इसके चलते दूसरी प्रणाली लागू की गई, और वह टाइटन पर एक वास्तविक समय ध्वनिक निगरानी प्रणाली थी। ओशन गेट ने दावा किया कि यह प्रणाली विनाशकारी विफलता होने से पहले कार्बन फाइबर पतवार में किसी भी गड़बड़ी का पता लगा सकती है। अन्य सेंसरों के बीच अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन और स्ट्रेन गेज का उपयोग करके कार्बन फाइबर में कंपन की लगातार निगरानी की गई। एकत्र किए गए डेटा को भंडारण और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली में भेजा गया, जिससे सबमर्सिबल के संरचनात्मक स्वास्थ्य में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई और संभावित विफलता की स्थिति की भविष्यवाणी की गई। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद ऐसी विषम परिस्थितियों में कार्बन फाइबर का परीक्षण अभी भी अपेक्षाकृत नया था। टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन विकल्पों ने समुद्री प्रौद्योगिकी समुदाय के भीतर चिंताएं बढ़ा दी। एक सामग्री के रूप में कार्बन फाइबर दबाव में अपने व्यवहार के कारण पहले से ही चिंता का कारण था। इसके अतिरिक्त सबमर्सिबल के ट्यूबलर आकार ने दबाव वितरण समस्या को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह गोलाकार डिजाइन की तुलना में समुद्र के वजन को संभालने में कम कुशल है। टाइटन के अंतिम केप का निर्माण टाइटेनियम से किया गया था और 18 बोल्ट का उपयोग करके मुख्य पतवार पर सुरक्षित किया गया था। हालांकि इससे ताकत मिलती थी, इसका मतलब यह भी था कि आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के लिए भागने का कोई साधन नहीं था। अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण देखने वाली खिड़की को कथित तौर पर केवल 1,300 मीटर की गहराई के लिए प्रमाणित किया गया था, जो टाइटैनिक की गहराई का 1/3 है। परीक्षण के दौरान वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ सहयोग से दबाव में कार्बन फाइबर में खामियां सामने आईं, जैसा कि एक पूर्व कर्मचारी डेविड लॉकरिज ने व्यक्त किया था। अब आइए टाइटन सबमर्सिबल के संचालन के बारे में विस्तार से जानें। प्रारंभिक ब्रीफिंग के बाद टाइटन लॉन्च का पहला कदम मुख्य जहाज से डॉकिंग स्टेशन को तैनात करना था। यह अंतर टाइटन को एक नियमित पनडुब्बी से अलग बनाता है, क्योंकि एक पनडुब्बी स्वतंत्र रूप से प्रस्थान कर सकती है और बंदरगाह पर वापस आ सकती है। एक बार तैनात होने के बाद डॉकिंग स्टेशन अपने गिट्टी टैंकों को समुद्री पानी से भर देगा, जिससे इसका वजन बढ़ जाएगा और यह सतह से 9 मीटर नीचे डूब जाएगा। इस बिंदु पर टाइटन अलग हो सकता है और उतरना शुरू कर सकता है, जबकि डॉकिंग स्टेशन उसके टैंकों को फिर से भर देगा और इस तरह वापस सतह पर तैर जाएगा। यात्रा पूरी करने पर टाइटन को सतह पर वापस लाने के लिए प्रक्रिया को उलट दिया जाएगा। पानी के भीतर पैंतरेबाजी करने के लिए टाइटन इनर स्पेस द्वारा प्रदान किए गए 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स पर निर्भर था।
इन थ्रस्टर्स ने सबमर्सिबल को सभी दिशाओं में चलने की अनुमति दी, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और यहां तक कि घूमने के लिए भी। इन थ्रस्टरों के लिए बिजली की आपूर्ति इलेक्ट्रिक कारों के समान ऑनबोर्ड बैटरी प्रणाली द्वारा की गई थी। आश्चर्यजनक रूप से सबमर्सिबल के नियंत्रण को एक गेम कंट्रोलर का उपयोग करके संचालित किया गया था, एक विकल्प जिसने मीडिया से महत्वपूर्ण जांच आकर्षित की। हालांकि गेम नियंत्रकों के उपयोग में आसानी, स्थायित्व और पहुंच ने उन्हें दुनिया भर में विभिन्न सैन्य अनुप्रयोगों में एक सामान्य इंटरफेस बना दिया है। बोर्ड पर टच स्क्रीन डिस्प्ले ने दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान की, बाहरी कैमरों से छवियां और सतह पर मुख्य जहाज से भेजे गए टेक्स्ट संदेश दिखाए। समुद्र की गहराई में दृश्यता प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली रोशनी की आवश्यकता थी और टाइटन कार हेडलाइट की तुलना में लगभग 40,000 लुमेन की बाहरी रोशनी से 40 गुना अधिक चमकदार था। सबमर्सिबल और सतह जहाज के बीच संचार एक अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन ध्वनिक प्रणाली पर निर्भर था। मोर्स कोड की तरह कार्य करने वाली ध्वनिक तरंगों का उपयोग संदेश भेजने और टाइटन सबमर्सिबल को टाइटैनिक के मलबे तक निर्देशित करने के लिए किया जाता था। इस बीच सतह जहाज ने सबमर्सिबल के स्थान को निर्धारित करने, ट्रांसड्यूसर का उपयोग करने और सिग्नल समय और दिशाओं को मापने के लिए एक ध्वनिक पोजिशनिंग सिस्टम को नियोजित किया। टाइटन पर सुरक्षा प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिजली कटौती या संचार के नुकसान जैसे सभी आपातकालीन परिदृश्यों में पनडुब्बी का पुनरुत्थान हमेशा प्राथमिकता होगी। हालांकि आग लगने की स्थिति में अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता होगी। सबमर्सिबल सभी यात्रियों के लिए अग्निशामक यंत्र और धुआं मास्क से सुसज्जित था। टाइटन को पुनर्जीवित करने में सहायता के लिए 7 अलग-अलग प्रणालियां मौजूद थीं, जिनमें इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स को सक्रिय करना, एक वायु गुब्बारा फुलाना और सीसा भार गिराना शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सिस्टम एक मृत व्यक्ति का स्विच था, जिसे सभी यात्रियों के अक्षम होने पर भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्विच एक ऐसी सामग्री पर निर्भर करता था जो खारे पानी के संपर्क में आने पर घुल जाती थी और अंततः सबमर्सिबल के तल से रेत की थैलियां छोड़ देती थी। वजन कम करने से सबमर्सिबल में उछाल आएगा और वह सतह की ओर ऊपर उठेगा। टाइटन के संचालन के लिए सांस लेने योग्य हवा की ताज़ा आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था। ऑनबोर्ड टैंकों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की, जबकि CO2 स्क्रबर का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया गया था। CO2 स्क्रबर के सामान्य विकल्पों में सोडियम और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड शामिल हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाने के लिए रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हवा सांस लेने योग्य बनी रहे। अंतिम टाइटन यात्रा का दुखद परिणाम सभी प्रयासों के दौरान महासागर का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, चाहे वह ऊर्जा से संबंधित हो या अन्वेषण से। मुझे आशा है कि टाइटन सबमर्सिबल की जटिलताओं के माध्यम से इस यात्रा ने आपको नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और आपकी रुचि जगाई है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया, तो मैं मेरे चैनल की आपकी सदस्यता की बहुत सराहना करूंगा।